हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपका स्पेस टेक्नोलॉजी की सीरीज़ में एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर्स में हम स्पेस एटमॉस्फेयर के बारे में देख चुके हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में देख चुके हैं, उनके क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। सही मायने में देखा जाए तो इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स को लेकर बात करेंगे कि किस ऑर्बिट में कौन सी सैटेलाइट को लगाया जाता है और उससे हम किस किस तरीके के उपयोग कर सकते हैं, किस किस तरीके से उसको उपयोग में ला सकते हैं, क्या क्या उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो संचार से संबंधित उपग्रह हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, उनको अर्थ से कहां पर रखा जाता है? उच्च कक्षा में, हाई अर्थ ऑर्बिट में संचार से संबंधित जो उपग्रह हैं उनको रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? ताकि हमको रेंज अच्छी मिल सके, हम कम सैटेलाइट में ज़्यादा रेंज कवर कर सकें, दूरस्थ इलाकों तक हम उसकी पहुंच बना सकें। क्लियर है? तो संचार से आप क्या मतलब समझते हैं? संचार से सिर्फ और सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने फ़ोन उठाया, मोबाइल फ़ोन उठाया और एक इधर से शुरू करके वहाँ तक बात आपकी पहुँचा दी। नहीं, कम्युनिकेशन के और भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप कम्युनिकेशन से जोड़ सकते हो। जैसे टेलीविज़न, जो मैंने आपसे वो डिश टीवी की बात करी थी, वो भी एक तरीके का क्या है? कम्युनिकेशन है। किसी एक जगह से डाटा उठ के कम्युनिकेशन सैटेलाइट पे पहुंच रहा है और वहाँ से आपके घर तक पहुंच रहा है। ये भी एक तरीके का क्या है? कम्युनिकेशन। किसके साथ? जो आपको डाटा भेज रहा है उनके साथ। क्लियर? और कहाँ पर आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, संचार उपग्रहों का इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें है, बाकी के एप्लीकेशन तो ठीक है, जैसे न्यूज़ गैदरिंग है, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू, ध्यान दें, सर्च एंड रेस्क्यू, आपदा प्रबंधन, सर्च एंड रेस्क्यू। सर्च मतलब ढूंढना, रेस्क्यू मतलब बचाव कार्य। ढूंढने में और बचाव कार्य के लिए हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई एक तटीय क्षेत्र है जहां पर सुनामी आने वाली है, इसकी फोरकास्टिंग करती गई है, पहले से ही पूर्वानुमान लगा दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा हूं? डिजास्टर मैनेजमेंट का सर्च एंड रेस्क्यू। मैं पूर्वानुमान की बात नहीं कर रहा हूं, फोरकास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। फोरकास्टिंग की बात हम करेंगे अभी, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि सर्च एंड रेस्क्यू की। मान लीजिए आपको पूर्वानुमान मिल चुका है कहीं से कि सुनामी आने वाली है, सुनामी आ चुकी है, आई और आने के बाद उसने तबाही मचाई। तबाही मचाने में क्या हुआ? पानी आया, पानी कई लोगों को बहाकर ले गया होगा, कई घर टूटे होंगे, उनके नीचे कुछ लोग दब गए होंगे। कहाँ दबे हैं हमको नहीं मालूम, उनको ढूंढने का काम करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग जगहों से एनडीआरएफ की टीम आएगी, बचाव कार्य करेगी, ढूंढेगी। लेकिन अगर मैनुअली इस काम को किया जाए, अगर आदमी अलग अलग जगहों पर जाकर ढूंढें लोगों को, तो ये काम बहुत देर से होगा। क्योंकि हो सकता है आप किसी जगह पर मलबा खोदना चालू कर रहे हैं, वहाँ खोदते जाएं, आपको वहाँ नहीं मिला, फिर दूसरी जगह खोदें। ऐसे आप कितने दिनों तक खोदेंगे? 7-8 दिन लग जाएंगे आपको खोदते खोदते और पता करते हुए कि कहाँ पर कौन सा कोई आदमी कहीं पर जिंदा बचा हुआ है या मर गया है। ये कैसे आप पता करेंगे? बहुत टाइम लग जाएगा मैनुअली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करेगी? कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करेगी? मान लीजिए इस इलाके में सुनामी आई है, इस इलाके में सुनामी आई है। मान लीजिए अगर इस इलाके में सुनामी आई है तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट से हम संपर्क स्थापित करेंगे। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या करेगी? इतने इलाके की स्कैनिंग कर देगी, पूरी इस इलाके की स्कैनिंग करेगी। और मान लीजिए इसमें हमने लगा रखे हैं क्या? थर्मल सेंसर। थर्मल सेंसर क्या होते हैं? जो गर्मी को पकड़ लें, जो कोई भी गर्म चीज हो उसको पकड़ लें। मान लीजिए इसमें हमने थर्मल सेंसर लगा रखे हैं और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब यहां पर जो भी मलबा होगा, ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक आदमी दबा हुआ है। अगर यहां पर एक आदमी दबा हुआ है
तो अगर मैं मैनुअली जाऊं तो पहले यहाँ खोद के देखूंगा, यहाँ खोद के देखूंगा, यहाँ खोद के देखूंगा, यहाँ जब खोदने आऊंगा तब मुझे ये आदमी मिलेगा, और मान लो 4 दिन लग गए उसमें, तो हो सकता है ये 4 दिन में मर जाए ये आदमी, ठीक है। और हर एक जिंदगी कीमती है। तो हमने क्या किया, इस सैटेलाइट से इस पूरे एरिया को एक साथ स्कैन किया। स्कैनिंग करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा। उसमें आपने पूरा इतने इलाके को स्कैन कर लिया। अब आपने जब इस पूरे इस इलाके को स्कैन कर दिया तो ये सैटेलाइट इस जगह पर आपको एक रेड चिन्ह दिखाएगा। मान लीजिए ये मैप है इस जगह का, और यहाँ पर आप देख रहे हैं उस सैटेलाइट का जो डाटा है, वो सैटेलाइट डाटा यहाँ पर भेज रही है। तो यहाँ पर वो आपको दिखाएगा क्या, इस इलाके में एक डॉट दिखाने लगेगा। मान लो रेड डॉट दिखा रहा है, मान लो रेड डॉट दिखा रहा है। इससे आप क्या समझेंगे, इससे ये पता चला कि यार यहाँ पर ये थर्मल स्कैनर जो है वो गर्मी को भांप रहा है, मतलब वहां पर कोई ऐसी चीज है जो गर्म है, अभी भी गर्म है। और हमने इस थर्मल सेंसर का एक टेम्परेचर रख दिया, मान लो 36 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की जो गर्मी है वो नापेगा। और हम जानते हैं कि मानव का तापमान कितना होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके आसपास का अगर टेम्परेचर है और ये अगर वो चीज दिखा रही है, तो टीम डायरेक्टली कहां जाएगी, इस जगह पर, और खोदेगी और इसको बचा लेगी। यानी ये काम जो 3 से 4 दिन में हो रहा था वो हमने 3 से 4 घंटे में कर दिया। तो 3 से 4 घंटे में इस आदमी की जान बचने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रायिकता बहुत ज्यादा हो गई इस आदमी की जान बचाने की। अब हमने क्या किया, ढूंढा और उसको बचा लिया। मतलब सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, अगर कोई आपदा आई है उसमें सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपदा आ चुकी है, उस आपदा के आने के बाद यदि हमें उसका बचाव कार्य करना है, ढूंढना है किसी को, तो हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपदा के बारे में आपको पूर्वानुमान लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे? यानी ये किस चीज से संबंधित चीज आ गई, वेदर फोरकास्टिंग से संबंधित। क्योंकि जनरली जो डिजास्टर होते हैं वो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि प्रकृति ही आपदा ला सकती है। जैसे अगर मैं आपसे भोपाल गैस त्रासदी की बात करूं, तो ये कोई प्रकृति से लाई हुई आपदा नहीं थी। ये कैसी आपदा थी, मैन मेड, मानव निर्मित आपदा थी। तो मानव द्वारा भी निर्मित हो सकती हैं आपदा, और प्रकृति से भी संबंधित हो सकती है आपदा। अभी हम फिलहाल प्रकृति से संबंधित अगर बात करें, तो प्रकृति से संबंधित चीज़ों का हमें अनुमान लगाना आना चाहिए। कैसे? तब हम क्या कर पाएंगे, बहुत सारी जानें बचा पाएंगे। तो प्रकृति से संबंधित अगर कोई आपदा आने वाली है, उसका हम पूर्वानुमान कैसे लगाएं? उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए हमारे पास हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। याद करिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, अगर ये अर्थ है और अगर निम्न भूकक्षा में अगर सैटेलाइट हो, तो वो आपको वायुमंडल से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध आसानी से करा सकती है। तो वायुमंडल से संबंधित अगर हमको जानकारी मिल जाए, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाला है या नहीं, कहीं पर साइक्लोन आने वाला है या नहीं, कहाँ पर क्या स्थिति है, बारिश कितनी आने वाली है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम पहले से ही बता सकें, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है कहीं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये लिखा है डिज़ास्टर मैनेजमेंट नीचे, अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पर जो आपदा प्रबंधन है वो किस चीज़ के लिए है, फोरकास्टिंग के लिए, पूर्वानुमान के लिए। यहां पर आपदा के पूर्वानुमान के लिए आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मतलब निम्न भूकक्षा में घूम रही है, और निम्न भूकक्षा में मतलब ध्रुवीय कक्षा में होगी या सनसिंक्रोनस ऑर्बिट में होगी, या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। मतलब घूम कहाँ रही है ये, लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भूकक्षा में घूम रही है। तो निम्न भूकक्षा से आपको पता है कि हम वेदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम मानचित्रण कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। तो ये मैपिंग करने का फायदा क्या मिल रहा है हमको इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से? देखिए, हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। जैसे कृषि से संबंधित हम क्या पता कर सकते हैं, आपने मृदा कार्ड के बारे में सुना होगा, सॉइल कार्ड के बारे में। उसमें क्या होता है, एक आदमी आता है आपके खेत में सरकार की तरफ से, वो क्या ले जाएगा, मिट्टी ले जाएगा, मिट्टी का सैंपल ले जाएगा, उस मिट्टी के सैंपल को लैब में ले जाकर उसका परीक्षण करेगा।
परीक्षण करने के बाद उसको ये पता चलेगा कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, इसमें किस प्रकार के मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा है कि पोटेशियम ज़्यादा है कि फॉस्फोरस ज़्यादा है या इनकी कमी है, ह्यूमस कंटेंट कैसा है, ज़्यादा है कम है, वो सारी चीज़ें वो आपको एक कार्ड में लिख कर दे देगा। अब उस कार्ड का आपको परीक्षण करना है और उस हिसाब से आप ये पता लगाओगे कि हाँ यार मेरी मिट्टी में ये चीज़ की कमी है, ये चीज़ ज़्यादा है, तो मुझे मेरी मिट्टी में, मेरी ज़मीन में ये वाली फसल बोनी चाहिए। कितना टाइम लगा? बहुत टाइम लगा। अब ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उसके लिए क्या कर सकती है, उसने एक ज़मीन का परीक्षण किया, उसमें सेंसर लगे थे बहुत सारे, उसने ज़मीन का परीक्षण किया, उसने वहीं ऊपर से बता दिया कि ये कम है, ये ज़्यादा है मिनरल, इतना ह्यूमस कंटेंट है, इतनी एसिडिक है, इतनी बेसिक है, और आप इसमें ये फसल लगा सकते हो। एक ही बार में 1 घंटे में काम खत्म। आपको पता चल गया कि आपकी ज़मीन पर क्या बोना सबसे अच्छा है। तो ये टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए तो रेवोल्यूशनरी हो गई। ठीक है, हम तुरंत ये चीज़ का पता लगा सकते हैं कि हमारी मिट्टी में, और हर साल, क्योंकि जब आप कोई एक फसल बोते हैं तो उसके बाद उसमें कुछ मिनरल्स कम हो जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं, तो हर बार आप इस टेक्नोलॉजी से ये पता लगा सकते हैं कि अब आपके मिट्टी में कितने मिनरल्स बचे हुए हैं और उसके हिसाब से आपको कौन सी बोनी करनी चाहिए। तो ये आपकी कृषि की एफिशिएंसी बढ़ा देगा, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, ज़्यादा मात्रा में आपको उपज मिलेगी इस चीज़ से। ठीक है, और काय में हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर रिसोर्स में ग्राउंड वाटर का पता लगाना है। कैसे पता लगाओगे? पास में रखो सैटेलाइट को, सेंसर से नीचे भेजो, यूवी किरण है, आपको पता चल जाएगा ज़मीन में कितनी नीचे पानी है, कहाँ पर पानी है, कितना पानी है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, किससे? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से। अर्बन प्लानिंग में यूज़ हो सकती है, कहाँ कहाँ ऊबड़ खाबड़ इलाका है, कहाँ पर प्लेन है, कहाँ प्लेट्यू है, कहाँ जंगल है, तो आपको शहर कहाँ बसाना चाहिए, इस चीज़ की मैपिंग करके आपको कौन दे देगा? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो आप एक मैप पे बना सकते हैं कि हाँ ये जगह प्लेन दिख रही है, यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था है, यहाँ पर हम बिजली भी उपलब्ध करवा सकते हैं, तो यहाँ हम एक शहर बसा सकते हैं, यहाँ हम एक सोसाइटी बना सकते हैं। इस चीज़ के लिए कौन आपको सहायता कर सकता है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। फॉरेस्ट्री एनवायरनमेंट में भी उपयोग किया जा सकता है। कितने एरिया में जंगल है, अगर कोई अधिकारी है और वो मान लीजिए कहीं पेड़ की कटाई करवा रहा है और आपने इससे रोज उसकी मैपिंग कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगी कि इस क्षेत्र में कटाई चल रही है और आप उसको पकड़ सकते हैं बहुत आसानी से। या आप इस चीज़ का मैप बना सकते हैं कि हाँ इस क्षेत्र में वन है, इस क्षेत्र में वन है, इस क्षेत्र में वन है, कहाँ कहाँ कितने वन है, कहाँ हम यहाँ पर शहर बसाने की सोच सकते हैं, कहाँ नहीं है, कहाँ गांव बसना चाहिए, कहाँ नहीं बसना चाहिए, कौन सा कोर इलाका है, कहाँ पर टूरिस्ट को जाने दे सकते हैं, कहाँ पर ज़्यादा घनत्व है वन का। ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चल सकती हैं? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से। कैसे? क्योंकि वो निम्न भू कक्षा में है, वो लो अर्थ ऑर्बिट में है। लो अर्थ ऑर्बिट में होने से क्या फ़ायदा हो रहा है कि हमको इमेजेस क्लियर मिल रही हैं। क्लियर इमेजेस मिलने से क्या हो रहा है, हम उस चीज़ का पता लगा सकते हैं बहुत आसानी से उन इमेजेस से, हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और ये सारा डाटा जो इकट्ठा हो रहा है, इस डाटा से हम रिमोट सेंसिंग भी कर सकते हैं, सुदूर संवेदन। आगे हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंटली ये जो हम डाटा कलेक्ट करते जा रहे हैं, इन्हीं से ही हम क्या करेंगे, सारा प्लानिंग करेंगे आगे की, डिज़ाइन करेंगे किसी भी चीज़ को रिमोट सेंसिंग के द्वारा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट क्या होती हैं आप सभी जानते हैं। नौवहन उपग्रह जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? किसी भी चीज़ को ट्रैक करने के लिए। तो ये जनरली जो है किस ऑर्बिट में लगाए जाएंगे? मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लगाए जाएंगे। क्यों मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लगाए जाएंगे? क्यों मध्यम भूकक्षा में लगाए जाएंगे? क्योंकि इसमें हमको मैपिंग की भी ज़रूरत है, हमको चित्र भी चाहिए और हमको संचार भी चाहिए। दोनों का मिक्सचर अगर हमको चाहिए तो ये सैटेलाइट्स मैं कहाँ लगाऊंगा? मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लगाऊंगा। और अगर मैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट में लगा रहा हूं तो उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? मुझे फ़ायदा होगा कि मैं इससे अच्छी इमेजेस भी ले पा रहा हूं और इससे संचार व्यवस्था भी अच्छी तरीके से स्थापित कर पा रहा हूं। अब इसमें हम दो चीज़ों की बात करते हैं, गगन और IRNSS। ठीक है, ये गगन क्या है? गगन है GPS एडेड, जियो एडेड नेविगेशन, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। क्या मतलब है इसका? सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये GPS क्या है?
इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जीपीएस जो है वो यूएसए का एक कॉन्स्टलेशन है सैटेलाइट का, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अलग अलग जगहों का सैटेलाइट के थ्रू पता लगाते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट के बारे में मुझे पता करना है कि कहाँ पर है, तो ये अलग अलग सैटेलाइट्स के द्वारा ट्रैक करेगा कि यार ये पॉइंट यहाँ पर है, आपने जिसको ढूंढा है वो पॉइंट यहाँ पर है। क्लियर? तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे मुझे फ़ायदा ये हो रहा है, जैसे मान लीजिए प्लेन है कोई, अब प्लेन जो है वो बादलों के ऊपर चल रहा है। क्यों बादलों के ऊपर चल रहा है? क्योंकि वो समताप मंडल में चल रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में चल रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्यों चल रहा है? क्योंकि वहाँ पर गैस के कण बहुत कम मात्रा में है, तो एयर का जो रेजिस्टेंस है प्लेन पर वो बहुत कम लगेगा। अगर एयर का रेजिस्टेंस प्लेन पे कम लगेगा तो वो आसानी से चल पाएगा। लेकिन जब वो बादलों के ऊपर चलेगा प्लेन, तो उसको तो कुछ दिखने वाला नहीं है नीचे का, तो वो कैसे ऊपर नेविगेट करेगा? उसको नेविगेट करने के लिए हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी क्या है? नेविगेशन टेक्नोलॉजी। और कैसे उसको ट्रैक करेगा? जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस चीज़ को कैसे मैं ट्रैक कर सकता हूँ? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, देशांतर और अक्षांश से। मैं बता दूं कि मैं इस अक्षांश और इस देशांतर पर खड़ा हुआ हूं, तो कोई भी मेरी लोकेशन को ट्रैक करके मेरे पास आ सकता है। ऐसे ही ये गगन सिस्टम क्या करता है? जीपीएस के माध्यम से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जीपीएस के माध्यम से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जीसैट 8 और जीसैट 10, ये दो सैटेलाइट्स हैं इंडिया की, जीसैट 8 और जीसैट 10, इन दो सैटेलाइट्स की मदद से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को किसका डाटा उपलब्ध कराता है? जिस जगह पर प्लेन है, जिस जगह पर प्लेन को जाना है, जिस जगह से प्लेन ने टेक ऑफ किया है, जो पाथ प्लेन को लेना है, उन सभी के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देशांतर और अक्षांश एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रोवाइड कराता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वापस इन्हीं दो सैटेलाइट्स के माध्यम से जो पायलट है उसको ये डाटा प्रोवाइड कराते हैं कि आपको इस अक्षांश और इस देशांतर पर जाना है और इस पाथ से जाना है। पायलट उन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ट्रैक करता हुआ ही चलता है। तो ये जो गगन सिस्टम है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। किन सैटेलाइट की मदद से? जीसैट 8 और जीसैट 10, इन दो सैटेलाइट्स की मदद से हम ये काम कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आईआरएनएसएस। आईआरएनएसएस क्यों हमने बनाया? ये इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम कहाँ का है? यूएस का। आईआरएनएसएस सिस्टम कहाँ का है? इंडिया का। ये हमें क्यों बनाना पड़ी? कारगिल के समय जब युद्ध हो रहा था, तब हमें जो हमारे दुश्मन हैं उनके बंकर्स के बारे में, लोकेशन के बारे में पता नहीं था, तो हमने अमेरिका से उनकी जीपीएस लोकेशन मांगी थी, उनकी लोकेशन मांगी थी, तो उसने हमें देने से मना कर दिया था। तो जब उसने हमें देने से मना कर दिया तो हमें ये पता चला कि यार ये नेविगेशन का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, ये एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमारा खुद का पर्टिकुलर इंडिया का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया। जो हमने हमारे इंडिया का नेविगेशन सिस्टम डेवलप किया है उसी को बोलते हैं IRNSS। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये 9 सैटेलाइट का सिस्टम है जिसमें से 8 अभी तक लॉन्च की जा चुकी हैं। ठीक है, एक फेल हो चुकी है, 9 लॉन्च की जा चुकी हैं जिसमें से एक फेल हो चुकी है। वो फेल होने वाली सैटेलाइट है आपकी IRNSS 1H। इसका नाम नाविक भी दे दिया गया है, IRNSS सीरीज का नाम नाविक कर दिया गया है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, IRNSS 1H फेल हो चुकी है। फेल हो चुकी है, इसको जरा ध्यान दें। फेल हो चुकी है का क्या मतलब है? फेल हो चुकी है का ये मतलब नहीं है कि वो लॉन्च ही नहीं हो पाई। लॉन्च हो चुकी है, लॉन्च हुई थी, लेकिन जो सैटेलाइट है उसको बंद करके जो भेजा जाता है अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जाने के बाद जो उसकी कवरिंग है उसको खोल दिया जाता है और सैटेलाइट बाहर आ जाती है, अपनी कक्षा में स्थापित हो जाती है। तो हमने लॉन्चिंग तो सक्सेसफुल करी है उसकी, लेकिन ऊपर जाके जिस डिब्बे में वो बंद थी, ठीक है, वो खुल नहीं पा रहा है ऊपर।
तो जब तक वो खुलेगा नहीं वो सैटेलाइट किसी काम की नहीं है। तो अभी उसी चीज़ के ऊपर काम चल रहा है कि उसको कैसे खोला जाए, और इसरो हमारी ऐसी संस्था है जो मैं चाहता हूं कि उस चीज़ को खोल ले, नहीं तो हमारा काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाएगा जो इस 1H को वहां तक पहुंचाने में लगा है। तो इसरो इस चीज़ को कर लेगी, उस पर भरोसा है मुझे, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल IRNSS 1H फेल्ड कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि वो अभी अपनी कक्षा में स्थापित नहीं हुई है। क्यों कक्षा में स्थापित ना होने का क्या मतलब है मेरा, कि अभी वो सैटेलाइट बंद है, तो वो अभी कुछ भी काम नहीं कर रही है। और 8 सैटेलाइट प्रक्षेपित होकर कक्षा में स्थापित हो चुकी हैं, जिनमें से 3 सैटेलाइट हैं आपकी भू स्थिर कक्षा में और 5 सैटेलाइट हैं भू तुल्यकाली कक्षा में। 3 हैं आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, 5 हैं आपकी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब इक्वेटर के ऊपर है 3, और जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या है, 3 इंक्लिनेशन में, एक ही इंक्लिनेशन में नहीं है, अलग अलग इंक्लिनेशन में, ठीक है। तो ये टोटल 9 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन होगा IRNSS, ठीक है। तो ये है आपकी नेविगेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है आपकी एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। देखिए ये क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट का क्या मतलब है। मान लीजिए आपको एक डैम बनाना है, ठीक है। अगर आपको एक डैम बनाना है तो आप डायरेक्टली एक डैम बनाना चालू नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते आप एक डायरेक्टली डैम बनाना? मान लीजिए अगर उसमें कोई कमी रह गई है जो आपकी नज़र में नहीं आ पाई उसको डिज़ाइन करते टाइम, और अगर आपने डैम बना दिया, डैम बनने के बाद जब आपको वो गलती पता चलेगी तो वो बहुत भारी पड़ेगी, जान माल के लिए भी प्लस आर्थिक रूप से भी। तो हम जब भी कोई डैम डिज़ाइन करते हैं या कोई भी बहुत बड़ी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो डायरेक्टली हम डिज़ाइन नहीं कर देते, उसको डायरेक्टली बड़ा नहीं बनाते। सबसे पहले हम उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं। प्रोटोटाइप मतलब उस बड़े का एक छोटा सा रूप बनाते हैं, और जिस एनवायरनमेंट में वो डैम रहने वाला है वो सारी की सारी चीज़ें हम वो छोटा जो प्रोटोटाइप बनाया है उसमें प्रोवाइड कराते हैं, और देखते हैं कि क्या कमी रह गई है। मतलब वैसा का वैसा एनवायरनमेंट हमने सिमुलेट कर दिया, वैसा का वैसा एनवायरनमेंट हमने छोटे के लिए बना दिया, और हमने देखा अगर कोई कमी है तो हमने उसमें सुधार किया, फिर उसके बाद उस पर वापस परीक्षण किए, फिर उसमें देखा कुछ कमी है तो सुधार किया। सुधार करने के बाद जब हमें लगा कि हाँ अब इसमें कोई कमी नहीं रह गई है, तब हम उसको रियलिटी में क्रियान्वित में लाते हैं, जब हम उसको रियलिटी में बनाते हैं। ऐसा ही सैटेलाइट के साथ है, क्योंकि सैटेलाइट को अगर हमें लॉन्च करना है या हमें कोई भी चीज़ अंतरिक्ष में पहुंचानी है तो अंतरिक्ष में पहुंचाने का खर्चा 500 से 600 करोड़ रुपए तक का होता है। तो 500 से 600 करोड़ रुपए अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट हो रहे हैं तो ये एक बड़ी रकम है, बड़ी रकम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको हमें प्रक्षेपित करने से पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम यहाँ पर वो एनवायरनमेंट सिमुलेट करेंगे जो सैटेलाइट ऊपर देखने वाली है, उस सैटेलाइट को हम उस एनवायरनमेंट में रखेंगे। रखने के बाद हम देखेंगे कि कुछ कमी रह गई है क्या, अगर कुछ कमी है तो हम उसमें सुधार करेंगे। सुधार करने के बाद क्या होगा, हमें जब पता चल जाएगा कि हाँ अब कोई कमी नहीं है, तब हम उसको रियलिटी में लाएंगे। लेकिन मान लीजिए जब हम उसको सिमुलेट कर रहे थे तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें समझ में नहीं आ रही कि यार ये वाली चीज़ तो इधर पे सिमुलेट हो ही नहीं पा रही है, कैसे मैं इस चीज़ को यहाँ पर बनाऊँ, कैसे मुझे पता चलेगा कि वहाँ पर जब ये जाएगी तो इसके साथ क्या होगा। उस केस में हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, जिसके लिए हम साउंडिंग रॉकेट, परिज्ञापी रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ नहीं है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट होती है जो बहुत सस्ते में आपको ऊपर तक पहुंचा देगी, आपकी सैटेलाइट को, उसका जो प्रोटोटाइप है उसको ऊपर तक पहुंचा देगी। उस प्रोटोटाइप पे हम परीक्षण करेंगे कि उस स्थिति में उस प्रोटोटाइप के साथ किस किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, और जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ वो सैटेलाइट वहाँ गई थी, उसको इस तरीके की दिक्कत आई, इस तरीके की दिक्कत आई, तो वो हमने देख ली और उसको हमने सुधारा। सुधारने के बाद हमने असली सैटेलाइट बनाई और उसको फिर हम कक्षा में स्थापित करेंगे। तो किसी भी सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने से पहले जो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं वो सैटेलाइट कहलाती हैं कौन सी? एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी सैटेलाइट है आपकी? साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट। ये साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट क्या है? अभी तक हम जिन भी सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे थे वो सारी सैटेलाइट कैसी थी? वो डायरेक्टली हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही थी।
कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड थी, कहीं ना कहीं हम पर प्रभाव डाल रही थी। ये साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट क्या है? ये खोज करने वाले स्पेसक्राफ्ट है। ये अंतरिक्ष में जाएंगे लेकिन ये खोज करेंगे। खोज करेंगे मतलब जो चीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। हम जैसे जानते हैं कि हमारे धरती पर वन है, उन वनों की मैपिंग करना है, मतलब हम जानते हैं कि वन है हमारी धरती पर, उन्हीं का परीक्षण करना है। लेकिन हम जानते ही नहीं है कि मंगल पर क्या है, हम जानते ही नहीं है कि चांद के साउथ पोल पर क्या है। तो उन चीजों की खोज करने के लिए अगर कोई यान बनाया जाता है, ऐसे यानों को बोलूंगा इस साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट, वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान। जैसे आपने मंगल यान के बारे में सुना होगा, चंद्रयान के बारे में सुना होगा, तो ये मंगलयान और चंद्रयान ये क्या है? ये आपके साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट हैं। ठीक है, इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो है ये एस्ट्रोसैट्स। ये भी भारत का पहला खगोलीय खोज करने वाला अंतरिक्ष यान है। ये क्या करेगा? ये स्पेस में इसको कोई भी अगर कोई बॉडी मिलती है, कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो इस ऑब्जेक्ट में ये 3 प्रकार की रेज भेजेगा, एक्सरे, ऑप्टिकल रे और यूवी रे। देखिए इसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इस हाथ में अगर मैं एक्सरे भेजूं तो ये मुझे मेरी हड्डी की क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताएगा। अगर मैं इसमें यूवी की किरणें भेजूं तो ये मुझे किसके बारे में बताएगा? मेरी स्किन की किरणों के बारे में बताएगा। अगर मैं इसमें ऑप्टिकल रेज भेजूं, प्रकाशित किरणें इसमें भेजूं, तो मुझे ये बताएगा कि मेरे हाथ से आर पार देखा जा सकता है या नहीं, क्योंकि अगर ऑप्टिकल रेज से आर पार हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि मेरी बॉडी ट्रांसपेरेंट है। अगर वो ऑप्टिकल रेज से पार नहीं हुई इसका मतलब क्या है कि ये बॉडी ओपेक है, मतलब इस ट्रांसपेरेंट नहीं है, आर पार हम उससे नहीं देख सकते हैं। तो ये एस्ट्रोसैट क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट में ये तीनों किरणें भेजेगा और इन तीनों किरणों से संबंधित जो भी जानकारी हमें उससे मिल सकती है उन सबको ये जुटाने की कोशिश करेगा। तो ये ऐसा अंतरिक्ष यान है, ऐसी सैटेलाइट है, ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें 3 सेंसर एक साथ लगे हुए हैं अलग अलग किरणों के, जो 3 अलग अलग किरणों से मिलने वाली प्रॉपर्टीज का डाटा हमको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो चंद्रयान है, मंगलयान है, एस्ट्रोसैट है, ये सभी क्या है? साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये जो चीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुई है उस चीज को जाकर डिस्कवर करें। ठीक है, बाकी सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं? जो डिस्कवर हो चुकी हैं उन्हीं के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। ये जो चीज अभी तक खोजी नहीं गई हैं उन पर जाकर रिसर्च करेंगे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल सैटेलाइट। ये कुछ भी नहीं है स्मॉल सैटेलाइट। स्मॉल सैटेलाइट का क्या मतलब है? लघु उपग्रह। लघु उपग्रह मतलब ये कम भार ऊपर ले जा पा रहा होगा। लघु उपग्रह का मतलब है छोटा सैटेलाइट। छोटा सैटेलाइट मतलब कम वजन वाली सैटेलाइट। कम वजन वाली सैटेलाइट ऊपर अगर जा रही है, मतलब कम वजन की अगर कोई सैटेलाइट है, उसको हम बोलेंगे स्मॉल सैटेलाइट। क्लियर? बस आप लोगों को इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये 2 फेजेस में चालू हुआ था। इंडियन मिनी सैटेलाइट फर्स्ट, इंडियन मिनी सैटेलाइट 2, और इंडियन मिनी सैटेलाइट 1 के तहत यूथसैट सैटेलाइट भेजी गई है, इंडियन मिनी सैटेलाइट 2 के तहत सरल सैटेलाइट भेजी गई है। तो ये चीज़ बस आप इसमें याद रख सकते हैं, और स्मॉल सैटेलाइट में कुछ भी याद रखने लायक नहीं है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी सैटेलाइट। देखिए इसमें क्या मतलब है इसका? इसमें यूनिवर्सिटी सैटेलाइट का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने सैटेलाइट बनाई है, नहीं, बनाई सैटेलाइट यूनिवर्सिटी ने है, लेकिन इसरो के कोलाबोरेशन के साथ, मतलब उसके साथ संबंध। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई एक संस्था है, उसमें कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, उसमें मतलब टीचर नहीं है, मान लीजिए एक संस्था है उसमें टीचर नहीं है, और बगल में एक कॉलेज है उसमें अच्छे टीचर्स हैं। तो ये संस्था क्या चाहती है कि वहाँ पर आकर वो टीचर पढ़ाए, तो वो क्या करेगी? इस संस्था के साथ कोलाबोरेशन करेगी। कोलाबोरेशन कर लिया और बोलेगे कि भाई तुम्हारे टीचर थोड़े टाइम के लिए हमारे यहाँ आके पढ़ा लें, ठीक है। या उल्टा भी हो सकता है, कॉलेज वाले इधर आए और बोले कि यार हम बीएड करा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, वो टीचर बनेंगे आगे जाके, तो हम चाहते हैं कि आपके यहाँ आकर वो कुछ टाइम के लिए पढ़ाएं जिससे उनका प्रैक्टिकल हो जाए। तो ऐसे ही इसरो क्या करती है? अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को चुनती है और उनसे बोलती है कि भाई आप ये सैटेलाइट बनाओ, आप ये फ्यूल बनाओ,
ऐसा करो, अलग अलग काम बांट दिया। अब वो सारे काम अलग अलग जगह पर, जहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी की मान लीजिए इंजीनियरिंग हो रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी में रिसर्च चल रही है, तो वहाँ पर प्रोफेसर भी होंगे उस चीज़ के, तो उस चीज़ के ऊपर वो काम दे दिया इसरो ने कि आप सैटेलाइट बनाइए, आप फ्यूल बनाइए। अब इसरो के साइंटिस्ट भी उनके साथ काम करेंगे और अलग अलग जगह से बन के वो चीज़ इसरो में आई। अब उन्होंने देखा कि हाँ यार इतनी जगह से ये चीज़ बन के आई है, लेकिन ये वाली इस इंस्टीट्यूट से अगर ये जो बन के आई है ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, तो उसमें वो जितने सुधार करने हैं वो सुधार करके और उस सैटेलाइट को अगर भेज देते हैं अंतरिक्ष में, तो ऐसी सैटेलाइट क्या कहलाएगी? यूनिवर्सिटी और एकेडमिक सैटेलाइट। ठीक है, अभी जो ब्राज़ील के जंगलों में आग लगी थी, उन ब्राज़ील के जंगलों की आग का कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, उन सब का सर्वेक्षण करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, अमेजोनिया 1। वो एक यूनिवर्सिटी सैटेलाइट है। ठीक है, ये चीज़ चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये थी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, अलग अलग तरह की। देखिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसमें, वही सारी चीज़ें हैं जो हमने टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में देखी थी, बस इसमें हमने थोड़े डिटेल में देखी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल, प्रक्षेपण यान की पीढ़ियाँ, कैसे प्रक्षेपण यान स्टार्टिंग हुई उनकी, कैसे हमने रॉकेट्स को भेजना चालू किया और आज हम किस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। ये पीढ़ियों का क्या मतलब होता है, इसमें किस किस तरीके के हमने स्टेजेस यूज़ किए हैं फ्यूल के, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।